संजीव झा, जैसी उम्मीद थी वैसे नतीजे आ रहे हैं क्या? गुजरात में वोट प्रतिशत 13% के करीब, दहाई का आंकड़ा आप पार नहीं कर रहे हैं, 6 के करीब आप आ रहे हैं। नई पार्टी पहली बार ऐसे ताल ठोक रहे थे, इससे उत्साहित है या जैसी उम्मीद थी वैसे नतीजे आते नहीं दिख रहे हैं गुजरात से? संदीप भाई देखिए, गुजरात एक अवैध किला माना जाता रहा और हमेशा ये आप सब लोग ही कहते हैं कि यहाँ तीसरे पार्टी की गुंजाइश नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने उस अवैध किला को भेदा है और तीसरे पार्टी की गुंजाइश है, ऐसा उन्होंने साबित किया है। दूसरी उपलब्धि मैं मानता हूँ कि इस बार चुनाव शिक्षा के मुद्दे पे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे लड़ा गया। मुझे ये लगता है कि जहाँ कहीं भी अरविंद केजरीवाल जी गए, अरविंद केजरीवाल जी के काम को लोगों ने सराहा था। मुझे हाँ अपेक्षा थी कि और अच्छे से जीतेंगे और सीटें ज़्यादा आएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि गुजरात की जनता एमसीडी और गुजरात संभालने के चक्कर में, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पहली बार एमसीडी प्राथमिकता थी, गुजरात में उतना जोर नहीं लगा पाए। आपने हिमाचल इसलिए छोड़ा ना कि भाई गुजरात और एमसीडी लड़नी है, फिर एमसीडी में ऐसी ही प्रचार प्रसार किया बीजेपी ने कि वहां ज्यादा ताकत झोंकनी पड़ी, गुजरात में पूरी तवज्जो नहीं दे पाए। क्या ये भी एक वजह है? हाँ, ये भी एक कारण है, ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि जो पूरी एनर्जी लगनी चाहिए थी इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने किया भी। जब उनके पास कोई और चारा नहीं दिख रहा था तो फिर दिल्ली में एमसीडी का चुनाव रखा गया और दोनों जगह कारण दोनों था कि चाहते थे कि एमसीडी किसी तरह से जीत जाए, एनर्जी बढ़ जाएगी, हम जीत जाएंगे। तो वो एक कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कुछ साजिश करने की कोशिशें की, लेकिन चलो दिल्ली की जनता तो हमारे साथ खड़ी हुई। पर मुझे लगता है कि पहली बार चुनाव लड़के 12% वोट लाना, मैं मानता हूं गुजरात जैसी जगह में उपलब्धि है। और यहाँ पर जिस ओर आरपी सिंह ने पहले ही सवाल में जो जिक्र किया, कुछ सीटें गिनवाई जो मुस्लिम बहुल इलाके की हैं कि भाई यहाँ पर भी बीजेपी जीत रही है। दरअसल आप क्या वोट कटवे वाला काम भी कर गए हैं यहाँ पर कि मुसलमान बराबर वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बट गया, लामबंदी से वोट नहीं हो पाया, बीजेपी को उसका फायदा हो गया, या आपके इनरोड्स जो ज्यादा थे वो कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक में सेंधमारी ज्यादा की, बीजेपी का वोट बैंक ना सिर्फ बरकरार रहा बल्कि उसमें इजाफा होते दिखा? और देखिए, मुझे ये लगता है कि कांग्रेस 27 साल से वहाँ हारती रही है, तो अगर जब हम नहीं भी थे तब भी वो हार रही थी, बुरी तरह हार रही थी। तो मुझे लगता है कांग्रेस पे लोगों का भरोसा नहीं है। और हम देखिए, हमारा मकसद ये तो नहीं है ना कि हम जाके कांग्रेस खुद जीत नहीं पाते, हम जाके जिताएं उनको। उनके पास नेता नहीं, अरविंद केजरीवाल जी कहें कांग्रेस को वोट करो। हम अपने पार्टी की, हम अपने एजेंडे की, हम अपने डिलीवरी की, अपने मॉडल की बात करते हैं। और मुझे लगता है हमारा मकसद किसी पार्टी को हराना नहीं है। आज जो गुजरात के मुद्दे थे उसको लेकर जाके हमने बात की, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी। हो सकता है कि अभी उतना भरोसा नहीं होगा, आगे हो सकता है कि भरोसा होगा, तो हम अपना काम कर रहे थे। कांग्रेस, मुझे लगता है कि अगर उनमें क्षमता होती 27 साल भारतीय जनता पार्टी जीतती नहीं। संजीव, यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा है, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। संजीव जी, ऐसा है कि आप आए गुजरात में, वेलकम। मैं गुजरात का नहीं हूँ, फिर भी आप वहाँ गए, बहुत खुशी की बात है। लेकिन वहाँ कोई नया नैरेटिव लेके क्या गए आप? आपने तो इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव प्रमोट किया। नहीं, बिल्कुल। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने लक्ष्मी गणेश की वहाँ पर बात की। बिल्कुल। वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वो इस बात से डरे हुए थे कि वहाँ पर जो मेजॉरिटी का वोट है, मेजॉरिटी कम्युनिटी का जो वोट है, वो उनको मिलना, कहीं उनके खिलाफ ना चला जाए, उसमें से वो एक पीस ऑफ केक वो चाहते थे। और उसके चलते जो वहाँ पर विघटन हुआ माइनॉरिटी वोट का, इससे भारतीय जनता पार्टी, अभी देखने वाली बात है फाइन प्रिंट की कितना सही उनका क्लेम है। अगर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम बहुबल वाले इन आंकड़ों में भी जीती है तो उनके लिए एक सेलिब्रेशन की बात है। देखिए, ये बात भी सच है कि जहाँ जहाँ 40% या 35-40% के करीब माइनॉरिटी का वोट होता है, वहाँ पर पोलराइजेशन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो जाती है। ये देखी हुई बात है, क्योंकि दूसरी पार्टीज जो हैं वो माइनॉरिटी से ही अपना कैंडिडेट देते हैं। लेकिन अगर ये क्लेम कर रहे हैं कि हमको मुस्लिम वोट भी मिला है, उसका एक अंश मिला है, तो वो तो उनके लिए बड़ी सक्सेस की बात है।
और वो आपके लिए चिंता का विषय है, मतलब क्योंकि दिल्ली में भी जहां जहां कांग्रेस ने अच्छा किया है मुस्लिम बहुबल इलाकों में, वहां आप हारे हैं, बीजेपी से हारे हैं वहां पर। तो आप मनोज तिवारी की कॉन्स्टिट्यूंसी ले लें, गौतम गंभीर की कॉन्स्टिट्यूंसी ले लें, हर्षवर्धन जी की कॉन्स्टिट्यूंसी ले लें, तीनों में आप हारे हैं जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। तो क्या आप हैं क्या? नहीं, आम आदमी पार्टी क्या है विचारधारा के हिसाब से, जरा उस पे भी बताइए। ठीक है संजीव को अब जवाब तो देने दीजिए ना। संजीव देखिए, जवाब आप क्या कार्बन कॉपी बनते जा रहे हैं बीजेपी की राइट? देखिए मुझे लगता है इनके लिए भी एक मिनट आरपी भाई संजीव से पूछ लेना प्लीज सवाल, फिर आपको। अच्छा, अब मैं जवाब दे दूं संजीव, अब जवाब मैं दे दूं। मुझे लगता है कि आप हमारे बहुत सारे एजेंडे में एक कुछ निकाल करके आप हमको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं विनोद जी। मैं ये मानता हूं, देखिए अरविंद केजरीवाल जी गए वहां पहली बार, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री स्कूल में जाकर बैठे, ये हमारी उपलब्धि है कि शिक्षा मुद्दा बना वहां पे, स्वास्थ्य मुद्दा बना वहां पे, जो हमने दिल्ली में डिलीवर किया है वो जाके मुद्दा बन रहा है और अरविंद जी पे लोग भरोसा कर रहे हैं। आपकी पॉलिटिक्स क्या है पार्टनर? सवाल ये पूछ रहे हैं सीधा सीधा विनोद शर्मा। संजीव झा, आप बीजेपी के नक्शे कदम पर ही आगे निकल गए हैं क्या? हम किसी के नक्शे कदम पे नहीं, हमारी पॉलिटिक्स ये है कि देश के अंतिम व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मुफ्त कैसे मिले, देश के अंतिम व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त कैसे मिले, लोगों को, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, किसान स्वाभिमान से किसानी कैसे कर पाए उसके पर काम करें, महिला आत्मसम्मान से बाहर निकल पाए उसके लिए काम हो। तो मुझे लगता है कि हम वो काम करने आए हैं, उसमें आप ढूंढिए कि सब आप सब विश्लेषण करने वाले लोग हैं। आज जो हमने दिल्ली में 5 साल में एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस इजाद किया, उस मॉडल ऑफ गवर्नेंस के आज 70 से 80% जनता बेनिफिशियरी है, और वो जनता बेनिफिशियरी है जिस तक कभी सत्ता का लाभ पहुंचा नहीं था। हमारा उद्देश्य बस इतना है। आपका उद्देश्य बस इतना है, ये नहीं कि बीजेपी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आरपी सिंह, आप बीच में कुछ जोड़ना चाह रहे थे? जी, मैं आज विनोद जी ने बड़ा सटीक प्रश्न पूछा, क्योंकि सपना को सौदागर के पास विचारधारा क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, इसका आज तक उत्तर नहीं मिल पाया। इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, फॉरेन पॉलिसी क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, इन सब प्रश्नों के उत्तर नहीं है। क्योंकि ये जो सपने के सौदागर है ना, आप सपने कुछ हद तक बेच सकते हैं, सपनों पर कुछ हद तक लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, पर अंतगत वो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाली। संजीव भाई, मैं तो चाहता हूँ आप फले फूलें, परंतु कोई विचारधारा भी लेकर आई ना। सिर्फ हाँ हम फ्री देंगे उससे काम होने वाला नहीं है, और उसका भी एक लेवल होता है, उसका तो टेपर डाउन होना शुरू हो जाता है। मैं तो एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते से आपको सुझाव दे रहा हूँ, परंतु ठीक है सुनना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।